हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हमने आपको बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में बता दिया था। बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बाबर का आरंभिक आक्रमण, बाबर का भारत पर आरंभिक, और इसी आक्रमण के माध्यम से भारत पर पहुंचने का काम किसने किया है? बाबर। क्लियर है? बाबर के आरंभिक जीवन में हम लोगों ने देख लिया है कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतुब निगार था, माता उनकी मंगोलों से संबंधित थी, पिता उनके तैमूर के वंशज थे। फरगाना का शासक बना, समरकंद जीतना चाहा लेकिन समरकंद में चला गया, फरगाना में चला गया। क्लियर है? वहां से आगे बढ़ा, कहां आया? काबुल। और 1504 ईस्वी में काबुल की गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया। क्लियर है? काबुल पर बैठने के पहले ही इसकी एक मुलाकात बुढ़िया से हुई थी गांव में, और बुढ़िया ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां जाने के बाद तुम्हारी सारी तमन्नाएं क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। क्लियर है? बाबर परेशान है क्योंकि बाबर का जीवन अस्थायित्व का नहीं रहा है। कभी यहाँ युद्ध, कभी वहां युद्ध, कभी वो हाथ से निकल गया, कभी वो हाथ से निकल गया। लेकिन आपको पता है कि जब व्यक्ति जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना करता है तो उसे बहुत कुछ सीख मिलती है, और इन असफलताओं से बाबर ने सीखा था। क्या सीखा था उसको हम जानेंगे। कि पहली बात तो ये है कि इसने मध्य एशिया के जो लड़ाकू थे उज्बेक, इनसे एक जीत सीखा था पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति। कौन सी पद्धति है? तुगलमा युद्ध पद्धति। इसने ईरानियों से बंदूक चलाने की विधि सीखी थी। इसने तुर्कों से घुड़सवारी सीखी थी। क्या सीखी थी? घुड़सवारी सीखी थी। कौन? बाबर। इसने मंगोलों और अफगानों से चक्रव्यूह सीखा था कि किसी युद्ध में अगर जीतना है तो उसका व्यूह, उसकी रचना कैसे किया जाए ताकि जो शत्रु की सेना है वो पराजित हो जाए और हम जीत जाए। क्लियर है? तो बाबर का जीवन आरंभिक कठिनाइयों से गुजरा। उन कठिनाइयों में बहुत बार असफलता हाथ मिला। उसका अपना फरगाना चला गया, उसका अपना समरकंद चला गया, उसका अपना बदस्ना चला गया। अब इसके बाद जब काबुल आता है तो काबुल में आने के बाद, उसके पहले इस सब असफलता के बाद उसे बहुत सारा ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद वो अब कहां बढ़ता है? भारत की और ये टाइम है 1519 का। कब का है? 1519 का। और जब बढ़ता है भारत की ओर तो इसका पहला अभियान होता है बाजौर एवं भेरा का अभियान। बाजौर एवं भेरा का अभियान, और ये अभियान किसका है? बाबर का है, और टाइम है 1519 का। यह पहला अभियान है भारत के खिलाफ। चूंकि बाजौर और भेरा ही कहां है? पाकिस्तान में है। लेकिन 1947 के पहले तो पाकिस्तान भारत था। आज अलग हमसे हुआ है, और टाइम कब का है? 1519 का। कहा गया कि बाजौर में यूसुफ जाई एक जाति थी जो लड़ाकू जाति थी। उन्हीं जातियों को अपने कब्जे के लिए 1519 में पहला अभियान किया था। किसने? बाबर ने। और इस सफल अभियान के बाद वह आगे जब बढ़ा तो झेलम नदी के तट पर एक जगह है भीरा, उस पर भी क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। किसने? बाबर। पहला अभियान है इसका। भीरा अभियान में ही इसका एक दूत था मुल्ला मुर्शीद। क्या नाम उसका है? मुल्ला मुर्शीद। आपको पता है कि इस समय 1517 में ही दिल्ली पे लोदी है, इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठ गया है। अफगान सरकार है दिल्ली पे। अब क्या हुआ कि 1519 में ही भीरा से एक दूत मुल्ला मुर्शीद को कौन भेजता है? बाबर। कहां भेजता है? लोदी की दरबार में। लोदी को एक पत्र लिखता है, कहता है
कि दिल्ली के जिस जिस क्षेत्र पर हमारे पूर्वजों का शासन रहा है वह क्षेत्र क्या करो, मुझे लौटा दो। आपको पता है तैमूर, लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, तैमूर लंग ने जीता था और दिया था खिजर खां को, तब तो उसको मिलना ही चाहिए था बाबर के गार्डिंग। लेकिन आपको पता है कि हमने कहा था कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी है और उसका एक सूबेदार है दौलत खान लोदी पंजाब में, वो इब्राहिम लोदी का साथ देना नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली और कहा कि दूत को वहां तक पहुंचने ही ना दो, और जब दूत नहीं पहुंचेगा तो लोदी के पास समाचार मिलेगा नहीं, इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी कुछ कहेगा नहीं, और जब बाबर के पास कुछ उत्तर ही नहीं मिलेगा तो बाबर नाराज हो जाएगा कि हमने तुमको सूचना भेजी, तुमने हमें कोई प्रत्युत्तर दिया। क्या कर दिया, उस दूत को वहीं पे रोक दिया। किसने, दौलत खान लोदी। इसके बाद आप देखिएगा कि इस अभियान के बाद आगे नहीं बढ़ता है बाबर, पुनः कहां लौटता है, काबुल। क्योंकि यहां जो भीरा है इसका जो शासन है एक हिंदू बेग को सौंप के वापस लौट जाता है काबुल। क्लियर है। अब देखिएगा कि जब काबुल लौट गया तो ये बाजौर और भीरा फिर से क्या हो गया, आजाद हो गया। फिर से क्या हो गया, आजाद हो गया। तो कोई परिणाम निकला उसका, नहीं निकला। फिर क्या हुआ कि 1519 के आखिरी महीने में, सितंबर 1519 में फिर ये कहां बढ़ रहा है, बाजौर और भीरा की ओर, क्योंकि वो कब्जे से मुक्त हो गया था, फिर आगे बढ़ रहा था। और इसका मूड था कि हम चलें और जो पेशावर नामक शहर था उसे ही अपना क्या बनाए, सैनिकों का केंद्र बनाए। कौन सोचता था। और जैसे ही बाबर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के क्रम में उसे एक सूचना मिलती है कि बदख्शां में क्या हो गया है, विद्रोह। और बदख्शां में उसका पुत्र हुमायूं कर रहा था शासन। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं को दिया था बदख्शां का, लेकिन जब विद्रोह हो गया, यह खबर किसको मिली, बाबर को, तो बाबर ने कहा छोड़ो इस अभियान को, कहां चलो, बदख्शां। और जब जाता है तो क्या करता है, वहां के विद्रोह को दबाता है। क्लियर है। अब देखिएगा 1520 में तीसरा अभियान है। कौन सा अभियान है, तीसरा। 1520 में फिर पुनः आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद बाजौर और भीरा को जीत लेता है। क्या कर लेता है, बाजौर और भीरा को जीत लेता है। लेकिन फिर इसको एक खबर मिलती है कि कंधार पर एक विद्रोही है उर्गून, उसने विद्रोह कर दिया है। फिर ये वापस जाता है कंधार और कंधार में इस विद्रोह को दबाता है बाबर, और उस विद्रोह को दबाने के बाद कंधार कामरान को दे देता है। कौन, क्लियर है। तो एक 1519 शुरुआत में है, एक 1519 के लास्ट में है, तीसरा है 1500 और चौथा अभियान है 1524 का। किसका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है, थोड़ा समझेंगे इस चीज को, कैसा अभियान है। हालांकि अभियान तो आक्रमण का ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जिससे क्लियरिटी हो जाएगी आगे चल करके कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं से। क्लियर है। तो चौथा अभियान है ना, कौन सा अभियान है, 1524। किसका अभियान है, बाबर का। देखिएगा बाबर कहां बैठा है, काबुल में। कहां है, काबुल में। भारत की ओर अभियान कर रहा है, बाजौर और भीरा को जीत लिया है, सियालकोट तक पहुंचने वाला है, पेशावर पर भी कब्जा कर चुका है, अब यहां से आगे बढ़ने वाला है। तब तक हुआ क्या कि दिल्ली की सत्ता पर है इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम, अफगान है ना ये, इब्राहिम लोदी। क्लियर है, इब्राहिम लोदी दिल्ली की सत्ता पर है। पंजाब का सूबेदार है दौलत खान लोदी। कौन है, दौलत खान लोदी। क्लियर है। राजस्थान का जो मेवाड़ है वहां का शासक है राणा सांगा। क्लियर है। इब्राहिम लोदी का एक चाचा है आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। क्लियर है। एक बात अगर आपको याद आ रही होगी कि जब हम आपको लोदी पढ़ा थे, लोदी वंश, तो जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा तो इसके छोटे भाई जलाल खान को जौनपुर की सूबेदारी दे दी गई थी।
क्या रहा है ना। और उस सूबेदारी में ही जलाल खान ने ग्वालियर भाग गया है और ग्वालियर का था राजा विक्रमजीत। वो इब्राहिम लोदी के सहयोगी बन गए। पता है आपको, इब्राहिम लोदी के काल में ही बिहार में एक विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए इब्राहिम लोदी किससे कहता है, दौलत खान कहा कि तुम सेना ले कहां जाओ, दिल्ली, और कहां जाना है, बिहार। लेकिन दौलत खान लोदी शंकावश अपने नहीं गया, भेज दिया दिलावर खां अपने पुत्र को। ये बात हम आपको बता चुके हैं पीछे। किसको भेज दिया, दिलावर खां को। और जब दिलावर खां पहुंचा लोदी के पास तो लोदी ने कहा कि बुलाया तुम्हारे बाप को और तुम आ गए। गड़बड़ हो गया ना। इसने कहा कि इसको क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट, दंड मिलना चाहिए। और जब दंड का नाम सुना दौलत खान लोदी तो डर गया। और जब डर गया तो कहा कि भागेंगे अपने किसके पास, पापा के पास। और पापा कौन था, बाबर। कौन था कि कहां आ गया, संदेश भेजा। किसको संदेश भेजा, बाबर को, कि तुम आ जाओ कहां, दिल्ली में, और इसको हटा दो और इसे क्या बना देंगे हम, किसको बनाएंगे, आलम खान लोदी क्या बना देंगे, दिल्ली का सुल्तान। क्योंकि दौलत खान लोदी आलम खान लोदी के बीच में संबंध बड़ा अच्छा था। क्योंकि ये बनता नहीं, ये इसका चाचा है तो वंशज है ना। जिसने कहा कि बाबर तुम आ जाओ, इसको हटाओ, लूटो दिल्ली को, लूट के चले जाओ और किसको बना दो, सुल्तान, बादशाह आलम खान। बाबर ने कहा ए मस्त, बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीमा तक आएंगे। तब तक राणा सांगा को भी रहा नहीं गया। क्यों, क्योंकि जो मालवा था उसी मालवा पर थे मेदिनी राय, और मेदिनी राय को सपोर्ट था राणा सांगा का। और लोदी भी मालवा पर कब्जा करना चाहता था, चंदेरी पर, क्योंकि जो चंदेरी था वह उत्तर भारत के रास्ते पर स्थित था। राणा सांगा ने कहा कि बाबर भाई आ जाओ, क्या करो, इसे हटाओ, लूटो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको सहायता देंगे, रास्ता बता देंगे कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या क्या इनकी कमजोरियां हैं, और आओ लूटो और चले जाओ। और राणा सांगा आगरा तक पहुंच गया था, कह रहा था कि जब ये चले जाएंगे तो अगला सप्ताह राजपूतों के हाथ में हो जाएगा। ऐसा कौन सोचा, इन्होंने भी एक दूत भेज दिया, किसके पास, बाबर के पास। बाबर ने कहा ए ओ मस्त, अब इससे अच्छा कोई अवसर मिलने वाला नहीं। इतने लोग हमको बुला रहे हैं भारत में, हम उसी पल का इंतजार कर रहे थे। और एक ने कहा कि हम आपको सब रास्ता बता देंगे, सब कमजोरी बता देंगे। कहा कि इब्राहिम लोदी के घोड़े बड़े गुस्सैल टाइप के हैं, जब ये आवाज सुनते हैं ना तो खलबली में जाते हैं अपने ही सेना में। कहा तो बड़ी अच्छी बात है, कहा तो तोप का इस्तेमाल करो, जब तोप आवाज करेगा तो घोड़ा बिदक जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा, ऐसे जीत जाएंगे। देखते हैं आप सारे विवाह देखते हैं ना कि दूल्हे राजा घोड़े पर बैठ के जाते हैं, देखे हैं, घोड़े बैठते हैं ना और आगे डम 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 बजता रहता है। सोचिए घोड़ा बिदक गया तो शादी महंगी पड़ जाएगी ना। अगर कोई पालतू घोड़े को ना किसी दूसरे घोड़े को ला करके दूल्हे को बैठाया जाए और उसके आगे डम डम बजाया जाए, सहनाई बजाई जाए, डीजे बजाया जाए, उसको क्या पता कि दूल्हा राजा बैठे हैं, उठा से नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो घोड़े पालतू होते हैं जिन्हें आप शादी में इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा जो मालिक होता है ना उनको रोज शाम तक डम 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 बजाता है, उसको अभ्यास कराता है, ट्रेनिंग देता है कि कभी तो बिदा करना, तब वो आराम से चल लेता है घोड़ा। ये बहुत सारी कमजोरियां थी। राणा सांगा ने कहा आओ हम आपको मैप बता देंगे किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता सेफ है। ये बहुत सारी चीजें थी और इन चीजों का इंतजार किसको था, बाबर। और इससे अच्छा मौका बाबर को मिलता। क्लियर है। अब देखिएगा कि बाबर ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबर जब आगे बढ़ता है और कहां पहुंचता है, लाहौर और दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर। क्लियर है। तो पहुंचने से पहले बाबर की सेना में दौलत खान लोदी,
इसका एक पुत्र है गाजी खां और एक पुत्र है दिलावर खां। दोनों किससे मिल जाते हैं? बाबर से मिल जाते हैं। कहा कि आप हमारे पापा हैं तो हम आपके बेटे हैं, और ये दोनों आपके क्या हैं? पोते हैं। कौन कौन? दिलावर खां और बाबर। बड़ा खुश हुआ कि जन्म हुआ फरगाना में और बेटा पोता कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। क्लियर है? इसके बाद जब आगे आया, इससे कौन मिल गया? आलम। किससे मिल गया? बाबर से। और बाबर लाहौर और दीपालपुर को जीत लेता है। हालांकि लाहौर में इब्राहिम लोदी की एक सैन्य टुकड़ी पहुंचती है, हालांकि उसका परिणाम निकलता नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये जीत लेता है तो बाबर किसको बुलाता है? दौलत खां को। कहा आ जाओ, आ जाओ, तुमको क्षेत्र दे दें। तो कहा कि आपको हम मुल्तान और जालंधर की जागीर देते हैं। किसको? दौलत। ये कहते हैं कि इससे काम चलने वाला, हम जागीर के थोड़े बुलाए आपको। अरे आप आइए, लूटिए, शासन को चेंज करिए, चले जाइए, हमको क्षेत्र थोड़ा चाहिए। नाराज होता है कौन? दौलत खां। लेकिन इसका एक पुत्र है दिलावर खां। उसने अपने पिता से विश्वासघात करता है और वो बाबर के साथ लगा ही रहता है, और उसे बाबर सुल्तानपुर जो हरियाणा का क्षेत्र है उसकी जागीर देता है। किसको? दिलावर। किसको देता है? और जो इसके चचा हैं इब्राहिम लोदी के, आलम खां लोदी, इनको कहता है कि तुम दीपालपुर की क्या ले लो? जागीर ले लो। बंदर बांट कर दिया। और आपको पता है कि इधर एक तरफ दौलत खां, दिलावर खां, आलम खां। और इसके बाद जब पुनः काबुल लौटता है तो दौलत खां लोदी क्या करता है कि आलम खां को हरा करके दीपालपुर और अपने पुत्र को हरा करके सुल्तानपुर की जागीर अपने अधीन कर लेता है। अब आलम खां के पास कुछ बचा नहीं, ये भाग के कहां जाते हैं? काबुल। और जाते हैं बाबर की शरण में। बाबर इनको आश्वासन देता है और ये वापस लौट के चले जाते हैं। अंतिम जो अभियान है बाबर का 1925 में, वह दौलत खां लोदी के विरुद्ध है। सॉरी 1525, यानी जो अंतिम अभियान है 1525 का, वो किसके विरुद्ध है? दौलत खां लोदी के विरुद्ध है। और यह बाबर का क्या है? अंतिम। कहा गया कि बाबर ने काबुल से जब आगे बढ़ा तो काबुल और कंधार के जिम्मेदार यदि कामरान को आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद बदस्खां से हुमायूं अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर के किससे आ मिला? बाबर से। बाबर जब आगे बढ़ा तो पेशावर, सियालकोट, लाहौर, दीपालपुर की छोटी टुकड़ियां भी इसके साथ जब मिल गई। किसके साथ? बाबर के साथ। अब जब देखा दौलत खां लोदी कितनी विशाल सेना आ रही है, तो दौलत खां लोदी और इसका पुत्र है दिलावर खां, ये दोनों भाग करके पहुंच जाते हैं पंजाब के होशियारपुर में और वहां पे रुकते हैं। लेकिन वहां तक जब दौड़ाता है बाबर तो ये करते हैं आत्मसमर्पण। कौन? दौलत खां लोदी। और दौलत खां लोदी को एक कैदी के रूप में भीरा भेजता है, लेकिन उसी बीच में क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर के लड़ने के लिए कहां आता है? कहां आता है? बाबर के समक्ष। उसने क्या किया कि इसने जो है एक सैन्य टुकड़ी को हिसार, हरियाणा और फिरोजाबाद के रास्ते भेजा। क्लियर है? और एक टुकड़ी दिल्ली से सीधे पश्चिम की ओर भेजा। इस बात का चला पता बाबर को। बाबर ने कहा हुमायूं से कि जाओ बेटा, एक टुकड़ी इधर से आ रही है और क्या करो? उसको हराओ। और क्या किया? इस टुकड़ी को हरा दिया। किसने? हुमायूं ने। और जब हरा दिया तो बाबर ने इसे एक सगुन माना कि हम तो जा रहे हैं, पहली जीत तो हमको मिल ही गई है, और हिसार और फिरोजा को गिफ्ट कर दिया हुमायूं को। इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो आगे 12 अप्रैल 1526 का दिन है, और इस दिन पानीपत के मैदान में जाकर के अपना शिविर यानी झंडा कौन गाड़ देता है? बाबर। क्लियर है? अब यहीं पे क्या होता है? पानीपत का प्रथम। क्लियर है? ये बात समझ आ गई आपको? अब हम आते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है? अब सोचिएगा
कि पानीपत का जब फर्स्ट वार हुआ होगा तो क्या किसी को था पता कि नहीं यहाँ पे दूसरी लड़ाई भी होगी, तीसरी भी होगी? नहीं था पता। ठीक है, देखिएगा, यानी भारत आने के बारे में आपको क्लियर हो गया। भारत आ गया, पहुंच गया बाबर। ठीक है, बाबर जब आ रहा है तो इसमें कहां पहुंचा है? पानीपत। पानीपत कहां है? हरियाणा में। कहां है? हरियाणा में आज है, जो इस समय दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? तो पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526। यह जो युद्ध हुआ है, यह युद्ध हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है, और इसमें बाबर विजयी हुआ है। बाबर क्या हुआ है? विजयी हुआ है। और बाबर की विजय मिलने के बाद यहीं से भारत में मुगल सत्ता की क्या होती है? शुरुआत होती है। क्लियर है? पानीपत के प्रथम युद्ध में जब पहुंचा पानीपत के मैदान में बाबर, और इब्राहिम लोदी की भी सेना कहां पहुंच गई है? पानीपत। एक पद्धति थी तुगलमा युद्ध नीति। अभी हमने आपसे बताया था ना, यह उज्बेकों की एक प्रणाली थी, तुगलमा युद्ध नीति। जैसे मान लीजिए एक सेना है, क्या है? सेना है। तो यह जो पद्धति है वह अर्धचंद्राकार के तरीके की होती है, यानी इस टाइप में क्या होगी इसकी सेना, यानी यहाँ पे भी पूरी सेना होगी। पूरे क्या होगी? सपोज मान लीजिए दुश्मन की सेना ने क्या किया? यहाँ अटैक किया। क्लियर है? इस सेना क्या कर लेगी? पूरी घेर लेगी? नहीं घेर लेगी? घेर लेगी ना। यानी इस पद्धति में जो शत्रु की सेना है उसे चारों तरफ से घेरने का डर होता है, इसलिए यह पद्धति बहुत सफल रही है बाबर को भारत में मुगल सत्ता के स्थापना में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी युद्ध नीति ने क्या दी है? इसको सफलता दी है। कहा गया किसने तोप का प्रयोग कहां किया है? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किया है? आपको पता है कि काबुल जब था बाबर, तो इसको मुस्तफा और एक है उस्ताद अली। उस्ताद, ये दोनों तोपची थे, तोप चलाने में बड़े माहिर थे। उस्ताद अली को तो बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया था। और ये सोचिएगा कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, तोपची हैं, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हैं। अब सोचिएगा कि आप बड़े धनुर्धारी हैं, आप बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर एक गोला फेंक दिया जाए, बम का गोला, तो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब सोचिए कि जहां सैनिक तीर धनुष से लड़ रहे हैं, वहां बड़ा बड़ा गोला गिर रहा है, और एक गोला गिर रहा है तो 2000 सैनिक खत्म हो जा रहे हैं, वहां पे व्यक्तिगत पराक्रम कोई मतलब। और यही हुआ बाबर के साथ कि बाबर ने जब तोप का प्रयोग किया, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, तो इस युद्ध नीति और इस तोप और बंदूक के आगे इब्राहिम लोदी की सेना रुकी नहीं, परास्त हो गई, और इब्राहिम लोदी भी इस रणभूमि में मारा गया। कहा गया कि इब्राहिम लोदी के साथ उसका जो परम मित्र था विक्रमजीत, वो भी इस युद्ध में मारा गया। और इसी विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा मिला था हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं के साथ है। और जब हुमायूं ने इस हीरा को बाबर के सामने पेश किया तो बाबर खुश हुआ, कहा कि हीरा तुम ही ले लो हुमायूं। बहुत मानता था हुमायूं को। नहीं देखते अगर पापा है और पापा के 3 बेटे हैं, तो 3 बेटों में एक बेटा बहुत करीब होगा, छोटा नहीं, तो बड़ा भी करीब हो सकता है। हालांकि कहा था कि माँ के ज्यादा करीब बेटियां होती, सही बात है, माँ के ज्यादा करीब बेटियां होती। बेटा तब तक रहता है जब तक बहू नहीं आई रहती। बहू के आने के बाद थोड़ा बेटा दूर हो जाता है, क्योंकि वहां पे अब सब कुछ बहू के व्यवहार पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो बड़ा नजदीकी था हुमायूं से, किसका? बाबर का। क्लियर है? अब देखिएगा कि इस युद्ध में हारने के बाद दिल्ली की सत्ता किसको मिल गई? बाबर।
लेकिन क्या वह सत्ता स्थायी है? नहीं। अभी दौलत खां तो मारा गया है, इधर आलम खां जिंदा है, इधर राणा सांगा अभी उफान मार रहे हैं कि अरे भाई हमने तो सोचा था कि तुम आओगे, लोधी को हराओगे, और जो मध्य एशिया की जो आक्रमणकारी है पहले भारत में आए, लूटे और भाग गए, तो क्या करोगे? भाग जाओगे। लेकिन बाबर ने कहा कि हम भागेंगे नहीं, हम यही रहेंगे। और यही निर्णय राणा सांगा के लिए क्या हुआ? एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसी राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने एक अगला युद्ध किया है, खानवा का युद्ध। क्लियर है? 1528 ईस्वी में जो खानवा है फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील की दूरी पे है, और उसी खानवा में राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। क्योंकि हमने कहा था कि जो लोधी वंश हैं ये अफगान है ना, और अफगान को जब हराया है बाबर ने तो लोधी तो हार गया, लेकिन अभी बहुत सारे अफगान मुगल सत्ता को स्वीकार करना, उसमें कुछ अफगान है जैसे हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी, ये आके राणा सांगा से मिल जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग बाबर को भगाएंगे क्योंकि बाबर कह रहा है कि हमें ही भगाएंगे। और राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता है। तो बयाना के युद्ध में बाबर हारता है, और चूंकि जब बाबर हारता है तो उसको एक बात याद आ गई। उसको एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम राणा सांगा के साथ हार जाओगे, और जब वो हारा है छोटी सी सेना के साथ, तो उसको उस ज्योतिषी की बात सत्य लगी है, और उसने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, अगर मैं इस युद्ध को जीत जाता हूं तो मेरा यह जो जीत है वह धर्म युद्ध कहलाएगा, और धर्म युद्ध का मतलब जिहाद, और जिहाद का नारा भी इसी युद्ध में दिया है, खानवा के युद्ध में। और चूंकि जब उस ज्योतिषी ने कहा था, इसकी सेना जब हारने लगी, जिसकी सेना हतोत्साहित हो गई, वो भागने लगी, तब इसने कहा कि सेनाओं को रोका और उसने जिहाद का नारा दिया, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है। इसने तमगा कर, एक व्यापारिक कर होता है, उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। सैनिकों को कन्विंस किया बाबर ने, और कन्विंस करने के बाद सारे सैनिकों ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि हम युद्ध के मैदान से भागेंगे, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा से लड़ा, और क्या हो गया? राणा सांगा पराजित हो गया, और बाबर क्या हो गया? जीत गया। क्लियर है? तीसरा जो युद्ध है इसका, चंदेरी का। चंदेरी जो है वह मालवा का एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन वह क्षेत्र छोटा था, लेकिन उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर जो था, वहीं से रास्ता गुजरा था उत्तर भारत के लिए। इधर राणा सांगा का संबंध मेदिनी राय से अच्छा था, इधर बाबर ने कहा कि बिना चंदेरी को जीते हमारा भारत का, दिल्ली का विस्तार साउथ में संभव नहीं, और मेदिनी राय क्या था? राजपूत था। मेदिनी राय को भी हराया है चंदेरी के युद्ध में 1529 ईस्वी में, सॉरी 28, ठीक है। अब जो अंतिम युद्ध है इसका, अफगानों का युद्ध है ना, यानी पहला है पानीपत, दूसरा है खानवा, तीसरा है, चौथा है घाघरा, और घाघरा का युद्ध हुआ है 29 में, वह अफगानों के विरुद्ध हुआ है। अब देखिएगा कि अभी भी अफगान समाप्त नहीं हुए हैं, अभी भी अफगान मुगल सत्ता को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा केंद्र था बंगाल और बिहार, बंगाल और इसमें बंगाल का शासक था नुसरत खान से संबंध बड़े अच्छे थे बाबर के, लेकिन उसने अफगानों को शरण देने से रोका नहीं। हालांकि बाबर बार बार कहता रहा है कि अफगानों को अपने शरण मत दो, लेकिन नुसरत खान ने ऐसा किया नहीं। कहा गया कि बाबर ने गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के किनारे 1529 में एक युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध, और इस युद्ध में अफगान क्या होते हैं? पूर्णतः पराजित हो जाते हैं, और यहीं से बाबर का जो राज्य है, बाबर की जो सत्ता है, वह निर्विरोध स्थापित हो जाती है। यहां से अब उसको किसी प्रकार के कोई
अस्थायित्व का भाव उसके मन में नहीं है, क्योंकि इधर आप देखिएगा कि राजस्थान का ये मारा गया है, लोधी भी खत्म है, इधर अफगान से भी ये निपट लिया है। अब उत्तर भारत में कोई वैसी शक्ति ही नहीं है जो बाबर के साथ खड़ी हो सके। कहा गया कि जो बाबर है, बाबर की मृत्यु के बारे में कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबर हुमायूं से बड़ा प्रेम करता था। एक बार हुमायूं की तबीयत खराब हुई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप हमें ले लीजिए, हमारी मृत्यु हो जाए ठीक है, लेकिन हमारा जीवन किसको मिल जाए? हुमायूं को। और ईश्वर ने वो बात सुन भी ली और हुमायूं वहीं से अच्छा होने लगा और बाबर वहीं से बीमार होने लगा। अंततः क्या हो गया? बाबर की मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा है कि नहीं, ये कारण नहीं है। ये कारण ये है कि इब्राहिम लोदी की मां, क्योंकि जब पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था लोदी को, तो इसने हराने के बाद उनके मां, उनके परिवार, उनके संबंधी, उनके अधिकारियों को कोई प्रताड़ना दिया नहीं था। लेकिन लोदी की जो मां थी, वह बाबर के रसोइयों के साथ संबंध बना ली थी। और संबंध बनाने के बाद उसने कहा था कि बाबर के खाने में क्या दे दी? जहर दे दी। और इस जहर से भी क्या होगी? बाबर की। हालांकि बाबर को पहले दफनाया गया आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में उसकी जो पत्नी थी वो कहां ले गई? उसकी अस्थियों को काबुल। और काबुल में किसको दफनाया गया है? बाबर। बाबर जो है एक नक्शबंदी सूफी संत हैं, उबैदुल्ला अहरार, उनका अनुयायी था बाबर। यह मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता भी है। कौन है? बाबर है। इसने जिहाद का नारा भी दिया है, इसने गाजी की उपाधि भी धारण की है। इसे चार बाग बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड था। ये चार बाग का समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए एक तरीके से ऐसे ये दीवार है, एक अहाता है, क्लियर है, और ऐसे ऐसे जो है चार कोने होते थे और ये चार नहरें होती थी। क्या होती थी? और देख रहे हैं ना ये, और चारों क्या हो जाएंगे? बाग। इन्हें कहा गया चार। हालांकि चार बाग बनाने की शुरुआत अकबर के काल में हुई है, लेकिन चार बाग के संबंध में यह अपनी कल्पना किसने किया था प्रस्तुत? बाबर। क्लियर है? तो कुल मिला के भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया है बाबर ने। बाबर के बारे में हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। उसके प्रारंभिक जीवन में कैसे वो भारत में पहुंचा है, भारत में जब पहुंचा है तो कौन कौन से उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उस कठिनाइयों में इसने पहला लड़ा है पानीपत का, दूसरा खरवा का, तीसरा चंदेरी का, और चौथा है आगरा का। और 1530 में क्या जाती है? दिसंबर 1530 में इसकी पहले आगरा में, फिर कहां दफनाया गया? बाबर के चार पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, लश्करी और गिताल। मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता बाबर की भाषा थी तुर्की, लेकिन फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। इसने लिखा था अपनी आत्मकथा तुझकी बाबरे, इसे बाबरनामा भी कहा गया। इसका फारसी में ट्रांसलेशन भी हुआ है। अब्दुल रहीम खान है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए।